Hello, my dear students. I welcome you all in the lecture of Strength of Materials. In this video, we are going to learn the basic concepts of this subject SOM, Strength of Materials. We will discuss what is strength, what we called materials, and what is stress, what is strain. All these terms we are going to study in this video. My name is Reshu Sharma and I will teach this subject in full detail to you. Now, first of all, we will see what is mechanics. मीन्स जो भी हमारा ये डिज़ाइनिंग पार्ट है या जो भी हमारा मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई भी एनालिसिस है, उसको हम सबसे पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आता है वो है मेरा एक टॉपिक है मेरा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम दो टाइप से एनालिसिस करते हैं, एक है मेरा रिजिड बॉडी का एनालिसिस और एक होता है मेरा डिफॉर्मेबल बॉडी का एनालिसिस। जब मैं रिजिड बॉडी की अगर मैं बात करूं तो रिजिड बॉडी अगर वो स्टैटिक्स है, रिजिड बॉडी अगर मैं स्टैटिक्स के केस में बात करूंगा तो इट इज़ योर पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और रिजिड बॉडी के अगर मैं डायनामिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो इट इज़ योर सब्जेक्ट टॉम, मीन्स थ्योरी ऑफ मशीन। सिमिलरली अगर मैं डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करूंगा, अगर वो डिफॉर्मेबल बॉडी फ्लूइड है तो इट इज़ द पार्ट ऑफ FM, फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड if this deformable body is solid, and in this solid also then we have again two parts। अगर वो solid deformable body है, solid है, और अगर हम statics की बात करेंगे तो then it is the part of SOM, strength of materials। और अगर हम dynamics की बात करेंगे तो डायनेमिक्स के केस में सॉलिड बॉडी, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी इन केस ऑफ डायनेमिक्स इज़ द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट वाइब्रेशंस। तो देखिए यहाँ पे कुल मिला के आपको 3, 4 से 5 सब्जेक्ट के बारे में एनालिसिस करने को मिलेगा मैकेनिक्स के अंदर ही। एक तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें क्या करेंगे आप रिजिड बॉडी का एनालिसिस करेंगे स्टैटिक कंडीशन में। थ्योरी ऑफ मशीन में, थ्योरी ऑफ मशीन में जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट आएगा उसमें क्या करेंगे हम रिजिड बॉडी का एनालिसिस करेंगे डायनेमिक्स के केस में। सिमिलरली फॉर डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी अगर सॉलिड बॉडी है और वो स्टैटिक्स कंडीशन में है तो हम वी विल स्टडी दिस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। और सेम डिफॉर्मेबल बॉडी है, डिफॉर्मेबल सॉलिड बॉडी है और हम उसके डायनामिक्स को एनालाइज करने जा रहे हैं, देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाइब्रेशंस, मैकेनिकल वाइब्रेशंस। डिफॉर्मेबल बॉडी अगर फ्लूइड है तो देन इट इज़ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ डिफॉर्मेबल बॉडी एंड व्हाट इज़ रिजिड बॉडी। देखिए डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या है, एक मैंने क्या कर दिया कि एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं मेरे, पार्टिकल 1 और 2। उनको मैंने दो बार्स के साथ कनेक्ट करके ऊपर से क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। इस ब्लॉक को मैंने हैंग किया है दो डिफॉर्मेबल बार्स के साथ और ऊपर से क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया है। देखिए अब जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो दिस ब्लॉक इज़ गोइंग टू शिफ्ट हेयर। देखिए ये जो ब्लॉक है ये मूव करके यहाँ पे आ चुका है। जब मैं बात करूँगा इस ब्लॉक के अंदर ही पार्टिकल्स की, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, देखिए जो ऊपर वाले यहाँ इस पोजीशन पे इन ब्लॉक्स के बीच में जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस मान लो C। नाउ जब ये डिफॉर्म होने के बाद इन्होंने न्यू पोजीशन अचीव कर ली है इस ब्लॉक ने, बट आप ध्यान से देखेंगे कि जो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 विल रिमेन सेम, दे हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज वी कॉल्ड C। So this is our rigid body. In the deformable body, in the original condition we have 2 points A and B, but after deformations these points are going to shift from A dash to B dash, from points A dash to B dash. So the particles of a body, if changes their position then it is deformable body, and the particles are rigid and do not change their position, then that type of body is called rigid body. This body is called rigid body। तो देखिए a body is said to be rigid, कब बोलेंगे rigid body, if the distance between any 2 points in the body or on the body is invariant। invariant means सेम रहे, चेंज ना हो।
In engineering mechanics, we treat the body as rigid and we deal only with external forces. जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एनालिसिस, देखिए आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए आपको बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या करते हैं, हम रिजिड बॉडी को एनालाइज करते हैं एंड वी डील ओनली विद एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट है, in engineering mechanics the bodies are treated as rigid bodies and only external forces are considered। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इन सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या करते हैं, इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल द बॉडी इज ट्रीटेड एज डिफॉर्मेबल बॉडी एंड वी डील विद इंटरनल फोर्सेस। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में क्या है, अब डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में एनालाइज करेंगे। डिफॉर्मेबल सॉलिड बॉडी इन स्टैटिक्स कंडीशन एंड वी डील विद इंटरनल फोर्सेस। जो भी बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस होंगे हम उनको एनालाइज करेंगे, उनके साथ हम डील करेंगे, किसके अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर रिजिड बॉडी का एनालिसिस करते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसिडर करते हैं, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में मैं डिफॉर्मेबल बॉडी को एनालाइज करूँगा और मैं इंटरनल फोर्सेस को डील करूँगा। नेक्स्ट है हमारा होमोजीनियस मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सबसे बड़ी एजम्पशन है आपका होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। द मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज़ इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इट मस्ट बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के जितने भी हम डेरिवेशंस करेंगे वहाँ की एक एजम्पशंस हैं कि द मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ होमोजीनियस मटेरियल्स। होमोजीनियस मटेरियल्स क्या होंगे, तो देखिए, ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस। एक मटेरियल को हम होमोजीनियस बोलेंगे इफ़ इट एग्जिबिट्स सेम प्रॉपर्टीज़। सेम प्रॉपर्टीज़ मीन्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ लाइक ई, जी, के, यंग्स मॉडुलस, shear modulus and bulk modulus at any point in the given directions. That is, for a homogeneous material properties are independent of point. इसका मीनिंग क्या है, एक मटेरियल को हम होमोजीनियस कब बोलेंगे, इफ़ इट एग्जिबिट्स सेम प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट इन द गिवन डायरेक्शंस। लाइक मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी चेक करता हूँ ई, और किसी अलग पॉइंट के ऊपर मैं इसी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, उसकी भी वैल्यू क्या है, मेरे पास ई है। मीन्स पॉइंट्स अलग अलग हैं बट सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है, वैल्यू सेम है। तो ऐसे मटेरियल्स को मैं क्या बोलूँगा, होमोजीनियस मटेरियल्स। मींस मेरे पास एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में मैंने इस पॉइंट के ऊपर एक्स डायरेक्शन में कोई वैल्यू देखी है प्रॉपर्टी की ई, जी, के, किसी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी की, और एक सेपरेट पॉइंट के ऊपर सेम डायरेक्शन में मैंने वैल्यू देखी है और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ऐसे मटेरियल्स को मैं क्या नाम दूंगा, होमोजीनियस मटेरियल्स। तो होमोजीनियस मटेरियल क्या है, ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट एग्जिबिट्स सेम प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट इन द given direction. That is, for a homogeneous material properties are independent of points. नेक्स्ट है मेरा आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, ए मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक इफ इट एग्जिबिट्स सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन एनी डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। दैट इज, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस। मीनिंग क्या है आइसोट्रोपिक मटेरियल का, कि इट एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन एनी डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। मीन्स आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा लिया है, पिक किया है, इस पॉइंट के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में, चाहे आपकी वो एक्स डायरेक्शन हो, चाहे आपकी वाई डायरेक्शन हो, चाहे वो आपकी जेड डायरेक्शन हो, तीनों ही डायरेक्शंस में आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या मिले, सेम मिले। मीन्स अगर मैं एक्स डायरेक्शन में वैल्यू मेरे को ई मिली है तो वो वाई में भी ई मिले और जेड में भी क्या मिले, मेरे को ई मिले। तो ऐसी जो मटेरियल्स होते हैं, ऐसी जो बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी जो मटेरियल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। लाइक अब यहाँ पे देखिए, इस अगर मैं बॉडी को एनालाइज करूँगा तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं और एक डायरेक्शन में जो वैल्यू फाइंड आउट की, और तीन पॉइंट्स लिए मैंने
सेम डायरेक्शन में, वहाँ पे तीनों में ही प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ई ई ई। इसका मीन्स क्या है, इट इज़ ए होमोजीनियस मटेरियल्स। अब ये आइसोट्रोपिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इट मे और मे नॉट बी आइसोट्रोपिक। देखिए जो होमोजीनियस मटेरियल है ये कंपलसरी नहीं है कि वो आइसोट्रोपिक हो। और जब मैं आइसोट्रोपिक मटेरियल की बात करूँगा, आइसोट्रोपिक मटेरियल का एग्जांपल देखिए कि एक पॉइंट को मैंने पिक किया है और तीनों डायरेक्शंस में मैंने वैल्यू उसकी फाइंड आउट की। तीनों डायरेक्शन में मेरे को क्या वैल्यू मिली है, यहाँ पे भी ई मिली है, यहाँ पे भी ई मिली है, यहाँ पे भी ई मिली है। मीन्स इट इज़ ए आइसोट्रोपिक मटेरियल। ये क्या है, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स क्या है, मीन्स देखो होमोजीनियस मटेरियल्स के लिए आपके पॉइंट्स अलग अलग होते हैं और डायरेक्शन सेम होती है। आइसोट्रोपिक के लिए पॉइंट एक होता है और डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं। तो जो आइसोट्रोपिक मटेरियल है ये भी सेम कंडीशन है, मे और मे नॉट बी होमोजीनियस, या होमोजीनियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब इस एग्जांपल को देखिए, दिस इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। मीन्स मैंने ऊपर वाले यहाँ पे एक ये पॉइंट लिया है, एक ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट में मैंने एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में वैल्यू देखी, इसकी वैल्यू क्या आई है, ई, सेम वैल्यू है। मैंने कोई सेकंड पॉइंट लिया है यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर भी मैंने एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में वैल्यू फाइंड आउट की है और वैल्यू क्या आई है, ई। तो मीन्स क्या है, जब एक पॉइंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अलग अलग डायरेक्शंस में सेम वैल्यू देता है तो वो आइसोट्रोपिक मटेरियल तो है। अब होमोजीनियस के लिए क्या है, सेपरेट पॉइंट्स के अंदर सेम डायरेक्शन में सेम वैल्यू दे। मीन्स मैंने दो पॉइंट्स पिक किए हैं सेम, अगर मैं एक्स डायरेक्शन को कंपेयर करूँ, वाई को कंपेयर करूँ या जेड को कंपेयर करूँ, किसी को भी कंपेयर करता हूँ तो वहाँ पे मेरी वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये क्या है आपका, होमोजीनियस भी है। मीन्स होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक। यहाँ पे देखिए अब हमने वही एग्जांपल कलेक्ट कर लिए हैं, नॉन होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक एज पर द रिक्वायरमेंट, नॉन होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक। होप ये एग्जांपल जो भी आपके डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इतने अच्छे से पहले बता चुका हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि आइसोट्रोपिक का क्या मीनिंग है और होमोजीनियस मटेरियल्स का क्या मीनिंग है, आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस मटेरियल्स का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है मेरे पास स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं जनरली, सिग्मा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। स्ट्रेस का सिंबल क्या है, सिग्मा। व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, इट मे बी योर फोर्स, इट मे बी योर मोमेंट और इट मे बी योर टॉर्क। ए रेजिस्टेंस फोर्स इज सेटअप विद इन ए बॉडी। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, एक्सटर्नल लोड अप्लाई करूंगा, वो लोड किसकी फॉर्म में हो सकता है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कपल और टॉर्क। ठीक है, तो वो क्या है, जब भी हम किसी एक मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, एक रेसिस्टिव फोर्स एक ऑफर करेंगे टू द बॉडी। तो दिस इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग इन ए पर्टिकुलर प्लेन इज नोन एज स्ट्रेस। याद रखना है, द इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग इन ए पर्टिकुलर प्लेन इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स डिवाइड बाई पर यूनिट एरिया डिवाइड बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर प्लेन इज नोन एज स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस इज नॉट ए वेक्टर, स्ट्रेस एक वेक्टर नहीं है, इट इज टेंसर, इट इज टेंसर। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक हमारी टेंसर क्वांटिटी है और वो भी सेकंड ऑर्डर टेंसर। मीन्स इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड द प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लेन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या, आपका स्ट्रेस। याद रखना स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस इज एन इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेस इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose quantity is whose unit it is a not a vector quantity, it is a tensor quantity and tensor quantity is of the second order. It is a tensor quantity, stress is a tensor quantity of second order. It depends on magnitude, direction and plane. It depends on magnitude, direction and plane of applications. Like एक मैंने ये बार ली है
जिसके ऊपर मैंने एक लोड अप्लाई किया है P, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। देखिए जैसे ही ये P इसको पुल करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या है, इसका जो लास्ट एंड है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो अब जो भी इसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को रेसिस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जो ये एक पॉइंट लिया है, यहाँ पे मैंने x पॉइंट लेके मैं इसको कट कर दिया मैंने x करके। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस एक पोर्शन को अगर मैं एनालाइज करूँ तो देखिए क्या होगा, एक इंटरनल, जैसे ही ये P फोर्स आपने अप्लाई किया है तो इसके ऊपर इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा, और वो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या आया है, F आया है। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या आया है, F। मान लो दिस इंटरनल रेसिस्टेंस इज F, देन इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टिंग स्ट्रेस या इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या है, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स है। दिस F इज योर इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, दिस F इज योर इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। देन सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू P। और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, ये इस हमारे जो लोड अप्लाई किया हमने, एप्लीकेशन है, उसके लिए यूज़ करेंगे हम क्या, फोर्स। नेक्स्ट देखिए वही मैं बात करूँगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एंड स्ट्रेस टेंसर, जो आपने टेंसर क्वांटिटी बोली है, टेंसर क्वांटिटी में क्या क्या आता है आपका, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, एंड मोमेंट ऑफ इनर्सी आएगा। देखिए जब मैं स्केलर की बात करूँगा तो स्केलर इज़ ए जीरो ऑर्डर टेंसर। स्केलर क्या है, स्केलर इज़ ए जीरो ऑर्डर टेंसर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड एंड नथिंग एल्स। स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर क्वांटिटी और जीरो ऑर्डर टेंसर। बेसिकली स्केलर के अंदर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है और किसी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिमिलरली नेक्स्ट मैं बात करूँगा वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है, दीज आर योर फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, दीज आर योर फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड वन एक्स्ट्रा पैरामीटर कॉल्ड डायरेक्शंस। तो नेक्स्ट जो क्या है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसके लिए क्या है, आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है, वो क्या है, डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँगा स्ट्रेस की, स्ट्रेन की, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये दीज आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर टेंसर्स, दीज आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर टेंसर। मीन्स इनको सेकंड ऑर्डर टेंसर क्यों बोलते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड टू अदर पैरामीटर्स, डायरेक्शंस और प्लेन। मीन्स सेकेंड ऑर्डर टेंशन में क्या है, जो स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, ये क्या है, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड टू अदर पैरामीटर्स। मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसके ऊपर और डिपेंड करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शंस एंड द प्लेन, मीन्स किस प्लेन के ऊपर वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब होप आपको समझ आया होगा कि जीरो ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर और सेकेंड ऑर्डर टेंसर किसे बोलते हैं। अगर इन केस अगर आपको कोई ये बोलता है कि टेंसर क्वांटिटी को डिफाइन करो, तो वो उसका मीनिंग जो भी है वो है सेकंड ऑर्डर टेंसर की बात करते हैं। ठीक है, उसका मीनिंग है सेकंड ऑर्डर टेंसर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, वो हैं क्या, कि स्ट्रेस इज़ नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। स्ट्रेस आपकी मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, बट स्ट्रेन इज़ ए मेजरेबल क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है। यूजिंग स्ट्रेन गेज वी कैन डायरेक्टली मेजर स्ट्रेन। देखिए हम स्ट्रेन गेज का यूज़ करके हम स्ट्रेन को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, बट स्ट्रेस को आपको मेज़र करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, स्ट्रेस को आप मेजर नहीं कर सकते, वी कैन ओनली कैलकुलेट द स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डेवलप्ड ओनली व्हेन ए बॉडी इज कंस्ट्रेंड और रिस्ट्रिक्टेड। स्ट्रेस कब डेवलप होगा, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो कंस्ट्रेंड हो और रिस्ट्रिक्टेड हो। नेक्स्ट इज स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल्स प्रॉपर्टी। और स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मींस इट डिपेंड, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। मींस जो मेरा स्ट्रेस डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेस ओनली डिपेंड्स अपॉन द लोड अप्लाइड एंड दैट द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशंस। तो वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल्स प्रॉपर्टी। मींस स्टील है तो स्टील के केस में चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, चाहे फिर वो आपका प्लास्टिक का हो, तो वो उसके लिए मैटर नहीं करता है कि सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी। द सिग्मा ऑलवेज कम्स आउट टू बी पी बाई ए।
वाटर डिवाइड बाई योर एरिया। ठीक है, स्ट्रेस मीन्स आपका चाहे वो मटेरियल स्टील का हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक पॉइंट है मेरे पास, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और कन्वेंशनल स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस। व्हाट इज दिस इंजीनियरिंग स्ट्रेस, कन्वेंशनल स्ट्रेस एंड नॉमिनल स्ट्रेस। देखिए, इसको समझने के लिए मेरे पास एक ही ओरिजिनल वर्क पीस है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, लेंथ है एल, और ये बिल्कुल एयर टाइट है, बिल्कुल ही एयर टाइट है। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक लोड अप्लाई किया P, जिसकी वजह से जो भी मेरा ओरिजिनल पीस है लेंथ L, वो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप करने से टेंसाइल फोर्स आएगा। देन जो उसके पीछे के भी हैं, मीन्स और भी जो नीचे आएगा, मीन्स जो क्या है कि टेंसाइल फोर्स है, उसकी वजह से जैसे ही आपने टेंसाइल फोर्स लगाया यहाँ पे, टेंसाइल फोर्स लगाने से क्या है कि जो इसकी लेंथ है, लेंथ इसकी इंक्रीज़ कर चुकी है, और वो लेंथ इंक्रीज़ कितनी की है, डेल्टा एल। इसका देखिए, ध्यान से देखिए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो पहले ए होता था, अब क्या हो चुका है, A1 हो चुका है, मीन्स इसका एरिया क्या हुआ है, कम हुआ है। तो अगर मैं बात करूँगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस की, कन्वेंशनल स्ट्रेस की और नॉमिनल स्ट्रेस की, देन इन दैट केस जो भी मेरा स्ट्रेस होगा, सिग्मा जिसको हमने डिफाइन किया है स्ट्रेस, तो वही जो सिग्मा है, दिस सिग्मा कम्स आउट टू बी सिग्मा इज इक्वल टू P बाई ए, दिस सिग्मा कम्स आउट टू बी P बाई ए। दिस जो ए है, ये क्या है, ये वही ओरिजिनल एरिया है। क्या है, ओरिजिनल एरिया। इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, वी विल ऑलवेज यूज इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इन थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, एग्जाम्पल मटेरियल फॉर्मिंग, we have to use true stress and true strain. ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है, इन द ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो भी हम एरिया लेके चलते हैं, दिस सिग्मा इज इक्वल टू P बाई ए, दिस सिग्मा इज इक्वल टू P बाई ए, तो जो ये मैं एरिया लेके चलता हूँ, दिस एरिया कम्स आउट टू बी ओरिजिनल, दिस एरिया कम्स आउट टू बी इंस्टेंटेनियस। मीन्स जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना है, उस पॉइंट के ऊपर जो आपका जो मिल्क है, क्या करो मीन्स जो आपका जो एरिया है, वो एरिया उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर कितना है, तो वो आपको फाइंड आउट करना होता है। और उस एरिया को हम यूज़ करते हैं किसमें, सिग्मा टी के केस में, ट्रू स्ट्रेन के केस में, ट्रू स्ट्रेस के केस में। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के यूनिट के बारे में। दिस सिग्मा इज इक्वल टू P बाई ए, इसकी SI यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स जो भी आपने लोड अप्लाई किया उसकी यूनिट होती है न्यूटन, और जो एरिया है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही मैं क्या बोलता हूँ, पास्कल बोलता हूँ। पास्कल क्या है, साइंटिस्ट का नेम है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, मीन्स ये ऑलरेडी आप जानते हैं, 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। पास्कल क्या है, PA, सिंबल क्या यूज़ करते हैं हम उसके लिए, PA। और ये पास्कल ही क्या है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आपका पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए, जो आपका पास्कल है, पास्कल एक काफ़ी स्मॉल यूनिट है आपकी। पास्कल क्या है, स्मॉल यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, जनरली जो भी हम फेस करेंगे वो काफ़ी हायर यूनिट्स फेस करेंगे, लाइक किलो पास्कल, लाइक मेगा पास्कल, लाइक गीगा पास्कल। किलो पास्कल आपको याद रखना है, किलो पास्कल है तो उसको अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 10⁻³ सिमिलरली अगर आपको मेगा पास्कल में बात करते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद बाई 10⁻⁶। और अगर हम गीगा पास्कल की बात करते हैं तो इट इज़ 10�9 पास्कल। और एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये याद रखना है आपने। मीन्स देखिए ये काफ़ी सिंपल है कि 1 मेगा पास्कल है, उसको अगर आप पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो पास्कल है उसको यू कैन राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और देखिए 1 मीटर में हमारे mm होते हैं 1000 mm, तो आप जैसे कि अब मीटर को अगर mm में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 इंटू 1000 इंटू 10⁻⁶ हैं ये भी।
तो देखिए जो ऊपर भी हमारी 10⁻⁶ है और नीचे भी क्या है 10⁻⁶ है। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या कि 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली ये वो यूनिट्स दिखाई हैं आपको जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, लाइक किलो पास्कल, मेगा पास्कल एंड गीगा पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल एंड गीगा पास्कल। तो ये थे हमारे क्या हैं कि जो पर्टिकुलर हैं, मीन्स आपके स्ट्रेस आपने देख लिया है, स्ट्रेस क्या है, ये इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स है। देन आपने जो यूनिट देखी है, यूनिट देखिए, यूनिट क्या है इसकी पास्कल, जो यूनिट है आपकी क्या है पास्कल है। तो पास्कल से होप आपको कुछ याद आया होगा कि पास्कल आपकी प्रेशर की भी यूनिट होती है। पास्कल इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। सो आज हम यहीं तक करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, स्ट्रेस एंड प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप थिंक कीजिए इस चीज़ के ऊपर कि स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या है, और जो भी आपको पढ़ाया गया है इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।